विज्ञप्ति पीसीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस के लिए वर्ल्ड मैपिंग पढ़ रहे थे। पिछली क्लासों में हम लोग यूरोप को समाप्त करके अफ्रीका पढ़ रहे थे। अफ्रीका पे 3 क्लासें हो चुकी थी। उम्मीद करते हैं आप लोग क्लासें देख रहे होंगे और अच्छे से उनका रिवीजन कर रहे होंगे। बस आप लोग ये ध्यान रखें, जब भी क्लास करें तो एटलस को ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि बिना एटलस क्लास ठीक नहीं लगेगी। क्योंकि जब मैं कोई भी चीज़ मार्किंग कराऊंगा तो आप एटलस में देखते रहेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसीलिए एटलस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप एटलस को जरूर रखें, हो सके तो ब्लैंक जो है आप मेरा मानचित्र भी रखें, उस पर जो चीज़ मैं बताऊँ तो वहाँ पर आप डॉट करते रहें तो चीज़ें आपको और अच्छे से याद हो जाएंगी। क्योंकि पेपर बहुत पास है, 2 महीने लगभग बच रहे हैं। बस तैयारी जोर तोड़ से करते रहें और बराबर टेस्ट देते रहें। जितने ज़्यादा टेस्ट मारेंगे उतने ज़्यादा आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलता रहेगा। हाँ, ये है कि जो वर्ड मैपिंग पढ़ा रहा हूँ इससे क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावनाएं कम होंगी, क्योंकि अगर आप रिवीजन अच्छे से करते रहें और नोट्स को बार बार पढ़ते रहें। क्योंकि नोट्स वो नहीं लिखना है आपको, नोट्स भी हमने आपको लिख के दे दिए हैं, बस उनको देखते रहें, क्लास को देखते रहें। उम्मीद करते हैं फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था आपको पता होगा। हम लोगों ने यहाँ पे ऑरेंज नदी पढ़ी थी, ऑरेंज नदी पढ़ी थी। इसका क्या, ये जो है नामीबिया और साउथ अफ्रीका की सीमा बनाती है। तो इसकी सहायक नदी वाल नदी मैंने बताया था। इसके बाद नावी मरुस्थल पहुँचे थे, वाल्विस वे बताया था। इस यहाँ पे राजधानी नामीबिया के जो शीतकालीन राजस्व को मुंड के बारे में चर्चा की थी। उसका जैसे अंगोला पहुँचेंगे, अंगोला से पहले कौन सी हमें नदी क्रॉस करनी पड़ेगी, कुनेन नदी। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी। उसके बाद जैसे ही अंगोला को क्रॉस करते हुए आप जो है कांगो या जारे कांगो रीजन में पहुंचेंगे तो यहाँ पे कौन सी कांगो नदी है। तो ये भी मैंने बताया था। कांगो नदी पे कौन सी राजधानी, कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा और कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले जो है इसी पे अवस्थित है। यहीं पे मैंने बोला था इसके क्षेत्र में जो है विश्व की सबसे छोटी जनजाति कौन सी, पिग्मी निवास करती है। लोमबासी मैंने बताया था कि इसे जो है विश्व का तांबे राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो ये सब मैंने चर्चाएँ कर ली थी। ये भी बोला था कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी है, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद हम गिनी की खाड़ी में चले गए थे। गिनी की खाड़ी जो है ये खनिज तेल संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हमने नाइजर नदी को देखा था। नाइजर नदी को देखा था, यहाँ पे पोर्ट हारापोर्ट के बारे में देखा था। जो पोर्ट हारापोर्ट है ये कहाँ के लिए फेमस है, ये जो है खनिज तेल के निर्यात के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, जो कहाँ पे नाइजीरिया में है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने घना में पहुंच गया था। घना में कौन सी नदी थी, लेक वोल्टा नदी के बारे में हम लोगों ने देखा था। वहाँ पे वोल्टा झील के बारे में देखा था। यहाँ पे कोको टेंगल बनता है, इसके बारे में देखा था। आपको पता होना चाहिए कोको टेंगल कहाँ पे बनता है, घना में, जो कोको की खेती के लिए फेमस है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। इसके बाद जब हम लोग देखेंगे सेनेगल के क्षेत्र में जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो है कौन सी फाउंटा जालोन है। कौन सा, फाउंटा जालोन है। यहाँ से जो है गैम्बिया और सेनेगल नदियों का निकास होता है। कौन सी नदी है, गैम्बिया और सेनेगल। तो ये फाउंटा जालोन है, यहाँ से कौन सी नदियों का निकास होता है, गैम्बिया और सेनेगल। आप अपने मैप में देखें, वहाँ पे दिखेगा फाउंटा जालोन, वहाँ पे गैम्बिया और सेनेगल नदियाँ दोनों दिखेंगी। तो गैम्बिया और सेनेगल नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, फाउंटा जालोन से। इनका निकास कहाँ होता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो ये साउथ अटलांटिक महासागर अगर दे देता है तो गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में गैम्बिया और सेनेगल नदियों का निकास है। जो गैम्बिया नदी है ना, ये गैम्बिया नदी जो है सेनेगल और मारिटानिया की सीमा बनाती है। गैम्बिया नदी जो है सेनेगल और गैम्बिया, ये गैम्बिया है ना, देखना आप एटलस में देखेंगे, दिखेगा बहुत सेनेगल के अंदर है ये गैम्बिया देश। तो सेनेगल और गैम्बिया के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है गैम्बिया नदी। सेनेगल और गैम्बिया के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो गैम्बिया नदी, ये याद रखने की ज़रूरत है। दूसरा जो सेनेगल नदी है ना, वो मारिटानिया और सेनेगल के बीच में सीमा बनाती है। ये मारिटानिया है ना, ये सेनेगल है, इसके बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है, सेनेगल नदी बनाती है। ठीक, ये गैम्बिया है, गैम्बिया और सेनेगल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है, गैम्बिया नदी बनाती है। तो आपको ये याद रखना है, गैम्बिया और सेनेगल की सीमा पर फाउंटा जालोन पर्वत है, जहाँ से गैम्बिया और सेनेगल नदियाँ निकलती हैं। वही गैम्बिया नदी सेनेगल और गैम्बिया के बीच में सीमा बनाती है, और सेनेगल नदी जो है मारिटानिया और सेनेगल के बीच सीमा बनाते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो कहाँ पे गिरती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। तो आपको ये दोनों याद रखना है, गैम्बिया और सेनेगल नदी कहाँ पे, सेनेगल और गैम्बिया के बीच में जो है कौन सी नदी है, गैम्बिया नदी है जो सीमा बनाती है। जो सेनेगल नदी है मारिटानिया और सेनेगल के बीच में सीमा बनाती है, ये सेनेगल नदी है, ये गैम्बिया नदी है। दोनों गिरती कहाँ पे है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो आप मैप पे देखें, ये सब चीज़ें दोनों दिख रही होंगी।
अब हम लोग चाड़ झील के बारे में देखें। अब छोटी छोटी चीज़ें जो भी चीज़ें बचती हैं मेन वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद अफ्रीका समाप्त हो जाएगा। तो चाड़ झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि चाड़ झील है कहाँ पे, चाड़ में। ये 4 देशों की सीमा बनाती है, चाड़, नाइजीरिया, नाइजर और कैमरून। तो ये 4 देशों की सीमा से घिरी हुई है चाड़ झील। कौन? नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून और चाड़। तो आपको अगर पूछ लिया जाता है कि चाड़ झील कितने देशों की सीमा रेखा पे अवस्थित है, तो आपको बताना 4 देश है, नाइजीरिया, नाइजर, चाड़ और कैमरून। तो इन सब देशों की सीमा पर चाड़ झील अवस्थित है, जिसका ये जो है यह सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको बताना है चाड़ झील है, जो 4 देशों की सीमा पर अवस्थित है। इसी झील से जो है चेरी नदी निकलती है। कौन सी? चेरी नदी। आपको याद रखना कि इस झील से कौन सी नदी निकलती है? चेरी नदी निकलती है। तो ये जो अंतःस्थलीय जलमार्ग का उदाहरण है, ये मत यहीं से निकलती है, यही आसपास क्षेत्रों में इसका विलुप्तीकरण हो जाता है। तो चेरी नदी जो है चाड़ झील से निकलती है। एक और नदी का हमने नाम बताया था चाड़ झील से निकलती है, जो नाइजर नदी की सहायक नदी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सी नदी थी वो। तो हम आपको बता दे रहे कौन सी नदी थी? वेन्यू नदी। कौन सी? वेन्यू नदी। आपको ये याद रखना है। अगर हमने चाड़ झील पढ़ा है तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो है 4 देशों से घिरी हुई है, ये जो है सहारा की सबसे बड़ी झील है। यहीं पे चेरी नदी तथा वेन्यू नदी का निकास है। चेरी नदी जो है नाइजर की सहायक नदी है, वेन्यू नदी जो है नाइजर की सहायक नदी है, जबकि चेरी नदी जो है अंतःस्थलीय का उदाहरण है। तो आपको ये याद रखना है कि चाड़ झील, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम लोग साहेल क्षेत्र के बारे में देखेंगे। इस बार यूपीएससी का ये क्वेश्चन था, जो ये मारिटानिया है ना, मारिटानिया, माली, नाइजर, ये सब होते हुए ये सूडान के ऐसे क्षेत्र में जब जाएंगे ना, ये साहेल क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? साहेल क्षेत्र कहलाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार यूपी का, यूपीएससी का हो सकता है इस बार जो है यूपी में ही पूछ दे। ये जो है अर्धशुष्क प्रदेश है। कौन सा? अर्धशुष्क प्रदेश है। तो यहाँ भूमि का दुरुपयोग किए जाने के कारण सहारा मरुस्थल का विस्तार हुआ है। ये पहले जो है यहाँ पे जैसे भूमि का प्रयोग ठीक ठाक तरीके से होता था, लेकिन धीरे धीरे इसका इतना दुरुपयोग हो गया जो ये बिल्कुल अर्धशुष्क में बदल गया। इसीलिए इस क्षेत्र के रीजन को क्या बोलते हैं? साहेल रीजन के नाम से जाना जाता है। ये जो है इसी कारण ये सहारा मरुस्थल का विकास जो है इस रीजन में हो गया। तो साहेल रीजन आपको याद रखना है क्या है? ये अर्धशुष्क एक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? अर्धशुष्क प्रदेश है। ठीक है, ये इसी कारण जो है सहारा मरुस्थल का इसका विकास हुआ है। तो साहेल रीजन, ये याद रखना साहेल रीजन किसे कहते हैं, क्योंकि ये हो सकता है ये स्टेटमेंट में आपको दे दे। तो हम लोगों ने साहेल क्षेत्र को देख लिया है कि साहेल क्षेत्र कहाँ, मारिटानिया से सूडान के बीच के जो क्षेत्र है उसे साहेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये एक अर्धशुष्क क्षेत्र है। यहाँ पे पहले जो खेतीबाड़ी की हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे ऐसा विनाश हुआ तो अर्धशुष्क क्षेत्र हो गया। इसीलिए सहारा मरुस्थल का विकास इस क्षेत्र में हो गया। तो साहेल रीजन याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले से भी बहुत बार चर्चा में रहा है, इस बार यूपीएससी में स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ पे जाएंगे? बोत्सवाना। ये बोत्सवाना जाएंगे ना, यहाँ पे जो है ओकावेंगो नदी है। कौन सा? अंगोला से निकलती है। कौन से? ओकावेंगो नदी। कौन सी नदी है? या ओकावेंगो नदी कहाँ से निकलती है? अंगोला से निकलती है। कहाँ? बोत्सवाना में जाती है। कहाँ? बोत्सवाना में जाती है, या बोत्सवाना में जो है अंतःस्थलीय डेल्टा बनाती है। आपको एक बार और यूरोप पे एक नदी बताई थी अंतःस्थलीय डेल्टा बताती है। तो आप लोगों को चीज़ें अगर याद आ रही होंगी तो क्लिक कर रही होंगी, उनको याद रखें, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे अंतःस्थलीय डेल्टा अगर बदला है, अब मैंने एक नदी अफ्रीका में पढ़ाया था कि कौन सी नदी ऐसी है जो अंतःस्थलीय डेल्टा बनाती है, तो आपको बताया था नाइजर नदी है जो माली में अंतःस्थलीय डेल्टा बनाती है। यूरोप में पढ़ाया था, अगर याद हो आपको यूरोप में कौन सी नदी थी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो कौन सी नदी थी। तो अभी देखेंगे अंगोला से निकलती कौन से? ओकावेंगो नदी, जो बोत्सवाना में जाती है, जो बोत्सवाना में यह अंतःस्थलीय डेल्टा का निर्माण करती है। क्या? अंतःस्थलीय डेल्टा का निर्माण करती है। यह नदी जो अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, मतलब ये यहीं पे रहती है, कहीं इसका सागर आगर में निकास नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था चाड़ झील से कौन सी नदी ऐसी निकलती है जो अंतःस्थलीय का अपवाह बनाती है। अभी कुछ देर पहले बताया, आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए। अभी जस्ट मैंने आपकी चर्चा की थी इस चीज़। तो उस नदी का क्या नाम था? चेरी नदी थी, वो भी अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण था। ओकावेंगो नदी को जो है परलाप जोलियाब कालाहारी के नाम से जाना जाता है। जोलियाब कालाहारी के नाम से क्यों जाता है? क्योंकि ये जो यहाँ पे भी जो है ये मरुस्थल का विकास हुआ है। इस नदी आने से जो है यहाँ पे जीवन संभव हो गया, इसीलिए जो है इसे जोलियाब कालाहारी के नाम से जाना जाता है। आपको ये भी पता होना बोत्सवाना में यहाँ पे जो कालाहारी डिजर्ट है ना,
यहाँ पे एक जनजाति नदी रहती है, कौन सी? बुशमैन जनजाति। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो काला हारी डिजर्ट में कौन सी जनजाति रहती है, तो बुशमैन जनजाति, ये भी आपको याद रखना है। तो काला हारी मरुस्थल आपको याद रखना। काला हारी मरुस्थल कहाँ पे? बोत्सवाना में है। काला हारी मरुस्थल में कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र है? तो ओकावेंगो नदी का अपवाह क्षेत्र। ये नदी कहाँ से निकलती है? अंगोला से निकलती है। यह नदी अंतःस्थलीय डेल्टा का निर्माण करती है तथा अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। आप लोगों को लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सब चीज़ लिखा हुआ है। अभी आप जो PDF देखेंगे तो उसमें हर चीज़ लिखी हुई, मैंने पहले ही PDF अपलोड कर दी, ताकि वो PDF आप एक बार पढ़ लें। हम आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग जस्ट इथोपियाई उच्च भूमि पे जाएंगे। ये इथोपिया उच्च भूमि हमने पढ़ा था ना, लेक टाना पढ़ा था ना। इधर ही से जो है आप देखेंगे ना, यहाँ पे जुबा और सिबोली नदियाँ हैं। आप अपने मैप में देखें तो यहाँ पे जो है, ये जो है सिबोली नदी है। आपको दिख रहा होगा कि सिबोली नदी कहाँ पे है। देखें, आप अपने मैप में क्लिक करेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि सिबोली नदी कहाँ पे इथोपिया से निकलती है, सोमालिया से होते हुए जो है हिंद महासागर में गिरती है। आपको पहले ये याद रखना है कि सिबोली नदी का निकास कहाँ पे है? हिंद महासागर में। कहाँ से निकलती है? इथोपियाई उच्च भूमि से निकलती है और सोमालिया से होते हुए हिंद महासागर में गिरती है। तो जुबा और सिबोली नदियाँ हैं ना, आपको दोनों नदियाँ बताइए ना, ये सोमालिया में प्रवेश करती हैं। तो सिबोली जुबा में मिल जाती है। एक यहाँ पे आप देखेंगे जुबा नदी है, आप ऐसे जाएं, ये हो गई सिबोली, ये हो गई जुबा। तो जुबा और सिबोली नदियाँ दो कहाँ की नदियाँ हैं? दोनों इथोपियाई उच्च भूमि से निकलती हैं, सोमालिया होते हुए कहाँ जाती हैं? हिंद महासागर में गिर जाती हैं। जुबा की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? सिबोली। तो आपको ये याद रखना, जो सिबोली नदी है जुबा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो सोमालिया में प्रवेश करने के बाद जुबा में मिल जाती है। उसके बाद जुबा का निकास कहाँ पे हो जाता है? हिंद महासागर में होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जुबा और सिबोली जो है दोनों इथोपियाई और सोमालिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। इथोपियाई उच्च भूमि से दोनों नदियों का निकास होता है। सिबोली जो है जुबा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। जुबा नदी का निकास कहाँ है? इंडियन ओशियन में है। हमको यहाँ पे यही याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने कटंगा पर्वत आपको पढ़ाया था, आपको पता होगा, मैंने कटंगा पर्वत पढ़ाया था। कहाँ पे था? यहीं पे था, कटंगा पर्वत। कटंगा पर्वत कहाँ पे है? कांगोरगढ़ राज्य में। तो इसके बाद हम लोग जाम्बेजी नदी के बारे में पढ़ा था। ये जाम्बेजी नदी थी, ये कहाँ से निकलती? कटंगा पर्वत से निकलती। जाम्बेजी बहुत नदी इंपॉर्टेंट, ये जम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। तो आपको मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया था जाम्बेजी नदी के बारे में, बस आपको अभी हिंट कर दे रहा हूँ, क्योंकि नदियाँ एक क्रम में बता दे रहा हूँ, इसीलिए इसको भी पढ़ाना पड़ा। तो कटंगा पर्वत से निकलती है कौन सी? जाम्बेजी नदी, जो जम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा रेखा से होते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? हिंद महासागर में निकलती। इसके बाद हम लोगों ने मोजाम्बिक नदी के बारे में ही चर्चा की थी। मोजाम्बिक नदी बताया था ना, ये मोजाम्बिक नदी है। इसका निकास कहाँ पे है? मापुतो या डेलागुआ की खाड़ी में। ये मैंने डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ। अभी मैं एक बार सारी नदियाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपका और बता। एक और बात खास है मोजाम्बिक नदी की, ये नदी जो है कौन सी है? ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। तो अभी हमने बताया था कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, ये भी मैंने बताया था। ये भी बताया था कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो आपको पता होना इक्वेटर को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी। तो आपको अगर मकर रेखा को पूछता है कोई कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। ये कहाँ? डेलागुआ की खाड़ी में गिरती है। यहीं पर मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो इसी के निकास पर अवस्थित है। तो नील नदी जो हम लोग देखेंगे, नील नदी एक बार और डिटेल में चर्चा करें हम। तो ये कौन सी है? विक्टोरिया झील है। कौन सी? लेक विक्टोरिया से निकलती कौन सी? वाइट नील नदी। कौन सी? ये वाइट नील नदी निकलती है। और लेक टाना से कौन सी नदी निकलती है? ये ब्लू नील नदी मिलती कहाँ पे? खार्तूम में। ठीक है, ये खार्तूम से मिलने के बाद ये सूडान से होते हुए, इजिप्ट से होते हुए कहाँ निकलती? मेडिटेरियन सी में। तो आपको याद रखना है कि नील नदी का निकास कहाँ है? मेडिटेरियन सी में। कहाँ पे? भूमध्य सागर में है। तो ये नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना कौन सी? नील नदी है। ठीक, यह नदी जो सहारा मरुस्थल को ईस्टर्न या अरेबियन मरुस्थल से अलग करती है। तो ये जो ईस्टर्न या अरेबियन मरुस्थल है ना, ये सहारा मरुस्थल से अलग करती है। कौन सी नदी? नील नदी। आपको याद रखना, नील नदी जो है ईस्टर्न या अरेबियन मरुस्थल को किससे अलग करती है? सहारा मरुस्थल से अलग करती है। तो आपको ये याद रखना कि ईस्टर्न या अरेबियन मरुस्थल को किससे अलग करती है? सहारा मरुस्थल से अलग करती है।
सूडान में सहारा मरुस्थल को नुबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये सूडान है ना, ये यहाँ पे जो सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है ना, उसे जो है नुबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए नुबियन मरुस्थल कहाँ पे है या नुबियन डिजर्ट कहाँ पे है, तो आपको बताना कहाँ पे है, सूडान में है। तो नील नदी का बस इतना ही परिचय है, बाकी हमने डिटेल में चर्चा इसके बारे में की थी। बस 2 फैक्ट यहाँ पे याद रखना है, ये जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है और जो सूडान में जो सहारा मरुस्थल के क्षेत्र को नुबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी कहाँ पे हैं, पूछा जाता है यहाँ पे क्वेश्चन। तो आपको एक बार भी पूरी चर्चा कर दे रहा हूँ। तो आप जो है जब जाएंगे तंजानिया, ये तंजानिया है ना, यहीं पे देखेंगे कौन सा, माउंट किलिमंजारो। तंजानिया में जाएंगे तो माउंट किलिमंजारो देखेंगे। ये जो है ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना कि जो माउंट किलिमंजारो ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना होगा माउंट किलिमंजारो है। ये कहाँ पे स्थित है, तंजानिया में स्थित है। तो ये चीज़ें आपको याद रखें। उसके बाद माउंट कैमरून देखेंगे, जो कैमरून यहाँ पे है, यहाँ पे माउंट कैमरून है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो आप जो माउंट कैमरून जाएंगे ना, तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। आप अपने एटलस पे मार्क करें, देखेंगे कि माउंट कैमरून कहाँ पे है, कैमरून में है। तो ये कहाँ है, एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद कटंगा प्लेटू हमने आपको बताया था। कटंगा प्लेटू कहाँ पे है, अभी मैंने बताया था। कटंगा प्लेटू कहाँ है, ये जो है कांगो गणराज्य में है। ये कहाँ के लिए, हीरा, यूरेनियम तथा कोबाल्ट आदि के लिए फेमस है। कांगो तथा जो जायरे में देखेंगे तो ये कटंगा प्लेटू है। कटंगा तो ये कहाँ के लिए फेमस है, यहाँ पे जो है हीरा, यूरेनियम तथा कोबाल्ट आदि मिलता है। तो आपको कटंगा पठार देखना है कहाँ पे है, तो कांगो गणराज्य में है। फिर हम लोग टेबल माउंटेन देखा था। टेबल माउंटेन आपको पता है कहाँ पे, जो अफ्रीका में जाएंगे, अफ्रीका में जो टेबल माउंटेन पूछ लिया जाता है कि टेबल पर्वत कहाँ पे, तो अफ्रीका में। बस आपको ये देखना टेबल पर्वत कहाँ पे, तो अफ्रीका में है। डेक्कन पर्वत भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी अफ्रीका में है। तो दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, टेबल माउंटेन और डेक्कन पर्वत कहाँ पे है, दोनों साउथ अफ्रीका में है। ये पूछ लिया जाता है कि टेबल माउंटेन कहाँ पे है, तो आपको बताना दक्षिण अफ्रीका में। डेक्कन पर्वत श्रृंखला कहाँ पे, वो भी बताना आपको दक्षिण अफ्रीका में। एटलस पर्वत हमने आपको बहुत चर्चा में कर लिया था कि एटलस पर्वत का विस्तार कहाँ पे, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। एटलस पर्वत का विस्तार कहाँ पे, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। यहाँ पे मैंने ये भी बोला था एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, माउंट टूबकल थी। कहाँ पे थी, मोरक्को में थी। तो अगर ये चीज़ें, अगर हम एटलस पर्वत बोला, आपको क्लिक करना चाहिए क्या एटलस पर्वत यहाँ पे है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। जब चीज़ें आपको बार बार क्लिक कर रही हैं तो इसका मतलब आपको चीज़ें सारी याद हो रही हैं। अब हम लोग जो है पठार के बारे में देख लेते हैं। पूछ लिया जाता है जब आप इथोपिया जाएंगे ना, यहाँ पे अबिसिनिया पठार है। कौन सा, अबिसिनिया पठार। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है अबिसिनिया पठार कहाँ पे, तो कहाँ पे, इथोपिया में स्थित। यह एक लावा निर्मित पठार है। कौन सा, लावा निर्मित पठार है और काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अबिसिनिया पठार कहाँ पे है, इथोपिया में है। कहाँ है, ये लावा निर्मित पठार है। ये काफ़ी के लिए फेमस है। क्या के लिए फेमस है, काफ़ी के लिए फेमस है। उसके बाद जब हम नाइजीरिया जाएंगे, नाइजीरिया जाएंगे ना, तो यहाँ पे जॉस पर्वत है, जॉस पठार है। कौन सा, जॉस। आप अपने उसमें देखें, एटलस में आपको दिखेगा जॉस पर्वत कहाँ पे है, जॉस पठार कहाँ पे, नाइजीरिया में है। कहाँ पे, नाइजीरिया में। जब नाइजीरिया देखेंगे तो यहाँ पे जॉस पठार है। ये कहाँ के लिए फेमस है, टिन भंडार के लिए। क्या के लिए फेमस है, टिन भंडार। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं, आप सोच रहे होंगे सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी गई हैं, ये आती हैं। जॉस पठार कहाँ पे, नाइजीरिया में। ये कहाँ के लिए फेमस है, टिन भंडार के लिए फेमस है। उसके बाद बाई पठार देखेंगे। बाई पठार कहाँ पे, अंगोला में है। जब अंगोला जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा, बाई प्लेटू है। कौन सा, बाई प्लेटू। तो आपको ये भी पता होना चाहिए बाई प्लेटू कहाँ पे, अंगोला में है। जॉस पठार कहाँ पे है, नाइजीरिया में। अबिसिनिया पठार कहाँ पे है, इथोपिया में। कटंगा प्लेटू कहाँ पे है, कांगो गणराज्य में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। कौन सी चीज़ कहाँ पे, कटंगा प्लेटू कहाँ है, तांबा तथा हीरा उत्पादन के लिए फेमस, आपको भी बताया था। अबिसिनिया पठार कहाँ पे, इथोपिया में स्थित है। जॉस पठार कहाँ पे, नाइजीरिया में है। बाई प्लेटू कहाँ पे, अंगोला में है। अफ्रीका की हम लोगों ने एक एक चीज़ डिटेल में देख ली है। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं अफ्रीका में, जो भी पढ़ा दिया इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, इससे ज़्यादा कोई पढ़ा भी नहीं सकता। तो आप लोग बस यही क्लासों का रिवीजन करते रहें और अपने नोट्स का रिवीजन ज़रूर करें, कि जो नोट्स हमने दिए हैं उनको बार बार पढ़ते रहें, क्लास पढ़ते रहें और एटलस को साथ रखें, ताकि सारी चीज़ें आपको याद हो सके। जब एटलस देखेंगे ना तो हर चीज़ आपको डिटेल में
मिलती रहेगी कि हाँ ये चीज़ कहाँ पे है। तो हम लोगों ने मोरक्को से क्लास स्टार्ट की थी और मॉरिटानिया और वेस्टर्न सहारा हमने पढ़ लिया कि कौन सी नदी इनको अलग करती है, कौन सी नदी इनको अलग करती है, कौन सी नदी किसको जोड़ती है। तो हम लोगों ने मोरक्को से स्टार्ट करके जो है वेस्टर्न सहारा तक अपनी क्लास पूरी कर ली। तो जो भी चीज़ें थी इसमें डिटेल में चर्चा हो गई है। अब आपको बार बार पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस क्लास को अच्छे पढ़ें। और अगर कोई भी चीज़ बाई चांस हमसे कोई गलत बता दी गई या कुछ हो गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं अगली क्लास में सुधार कर सकूं। या कोई और आप हमें सजेशन देना चाहें तो वो भी हमें सजेशन क्लास में दे सकते हैं कि सर ये चीज़ और पढ़ा दीजिए या ये चीज़ सर आपसे और पढ़नी है। तो हम आपको और अच्छे सी चीज़ें हम आप समझ पाएंगे चीज़ें कि आप लोग क्लास कर रहे हैं अच्छे से। तो आप अफ्रीका को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है और आगे की क्लास में हम लोग जो है उत्तरी अमेरिका को देखेंगे डिटेल में। 2 से 3 क्लासें उत्तरी अमेरिका पे आएंगी, 2 क्लासें लगभग में दक्षिणी अमेरिका पे आएंगी। पूरे अमेरिका के बारे में भी हम लोग जान जाएंगे। जब आप पूरा वर्ल्ड मैप पढ़ लेंगे ना तो कोई भी चर्चा होती है। वर्ल्ड मैप पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी विश्व में कोई भी चीज़ होती है तो आपको पता होनी चाहिए हाँ ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। माली का नाम आ गया तो आपको हाँ ये क्लिक हो जाएगा कि आपको ये माली कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। तो आपको चीज़ें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी जब भी आप राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो मैपिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो मैपिंग इसीलिए आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ें। परीक्षा के इंपॉर्टेंस के वजह से जब आप कभी क्वेश्चन लिखेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगेंगी कि कहीं का भी आप नाम लिखेंगे तो तुरंत आपके सामने आ जाएंगी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।